जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। दर्शकों, आज हम बात करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर उदित राज हैं, जो कभी बीजेपी के सपोर्टर हुआ करते थे, आज कांग्रेस में हैं और एक बड़े नेता हैं और काफी लंबे समय से आप परिसंघ के भी का भी संचालन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। बताएं, आखिर क्या मजबूरी होती है सांसदों की, जो कि पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां पर या वंचितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए संसद में होते हैं, चूंकि उस पार्टी के हैं, ठीक है, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि गलत का भी वो समर्थन करें? ऐसी कौन सी समस्या होती है? ये मजबूरी रहेगी, है और रहेगी आगे, इसलिए कि समाज जब तक तय नहीं होगा। समाज वोट देता पार्टी को, जी, जो व्यक्ति उनके लिए संघर्ष करने वाला होता है, बात करने वाला होता है, उनका चुनाव के समय में कोई खबर नहीं लेता जी। और जो कुछ लड़ने वाले 2% 4% कभी हुए भी हैं, उनको पद से हटा दिया जाता है और ताकतहीन बना दिया जाता है, दोबारा टिकट नहीं मिलता और उनकी जिंदगी खराब हो जाती। यही समाज उनको नमस्कार भी नहीं करने जाता, बल्कि बोलता है तो मूर्ख था। इसमें समाज का दोष बहुत बड़ा है। 5 साल मैंने देखा है कि जब मैं कुछ ऐसे मुद्दे पर बोलता था, एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी थे संसद में, तो मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम कास्ट का है, सवर्णों का है और आधे संसद से ज्यादा कानून बना रहे, आरक्षण विरोधी है। तो पलट करके देखा, उसके बाद में जो SC ST के MP थे, एक आध 2 दिन के लिए तो मुझसे दूरी बना ली। इसलिए दूरी बना ली कि कहीं ना वो इसके समर्थक कर लिए जाए। तो अगर उनका टिकट कट जाता है, पार्टी निकाल देती, तो समाज का आदमी अप्रिशिएट नहीं करता, बल्कि कहता है मूर्ख है, नहीं मैनेज कर पाया। जी 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 जी, मैनेज नहीं कर पाया। और एक आदमी लड़ा, उसकी गर्दन काटी। ऐसे लोगों की कमी नहीं, 999 लाइन में खड़े रहते हैं। तो इसलिए कोई उम्मीद नहीं करना चाहिए सांसदों और विधायकों से। ये समय बर्बादी है। आलोचना जरूर करें, समाज को लड़ना पड़ेगा। 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद हुआ, बहुत सारे मसले हल हुए। परिसंघ जो है 2000 में ऐतिहासिक रैली करी, काशीराम जी से और पासवान जी से बड़ी रैली है, और एक हफ्ते के अंतराल में उन लोगों की भी रैली थी। लेकिन वो 3 संवैधानिक संशोधन हुए। मैं तो कर्मचारी, अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि भाई, आरक्षण का लाभ तो सांसद भी लेता है, विधायक भी लेता है, चपरासी भी लेता है, कलेक्टर भी लेता है और टीचर भी लेता है और इंस्पेक्टर है चाहे या डॉक्टर इंजीनियर है, सभी लेते हैं। तो क्यों उम्मीद करते हो केवल जो चुन करके जाएं वही लड़े, वही अपनी नौकरी छोड़े, वही इस्तीफा दें और बाकी सब आरक्षण का फायदा लेते रहे? और मान लीजिए इस्तीफा भी दे दिया तो उनकी जिंदगी खराब हो जाती है। रतिलाल वर्मा जी थे, गुजरात के 7 बार MP बने थे और मेरे वजह से मंत्री बनते बनते रह गए। मुझे तो एहसास ही नहीं था। बहुत दिनों के बाद एयरपोर्ट पर मिले, कहा कि आपकी वजह से मैं मिनिस्टर नहीं बना, आपने जो 5 आरक्षण विरोधी आदेश में मुझे इस्तेमाल कर लिया। कहने का मतलब कि हमने अपील किया, वो संसद बंद करने में आगे आए। कहा वो न किया होता तो मैं मंत्री बनता। अमन कुमार नागरा जो BSP के पहले MP थे, उन्होंने भी यही कहा कि हमारी जिंदगी तो आपने बर्बाद कर दिया, ये परिसंघ के आंदोलन में आपने बुलवा दिया, मायावती नाराज हो गई। तो ये दृष्टि बदलना चाहिए हमारे MP MLA। जब तक अपना समाज वोट पार्टियों को देता रहेगा, वही हालत होगी। और इस देश में पार्टियां वही सफल होंगी जो सवर्णों के नेतृत्व में होगी। वो सवर्ण 100% का नेता 100% आबादी का नेता होता है स्वाभाविक रूप से। दलित अपने दलित का ही नेता हो जाए, बहुत मुश्किल है, उसमें भी उग जाती है, दूसरा नहीं मानते। पिछड़ों में भी देखा कि अगर जिसकी बड़ी जाति है तो उसके जाति के लोग फॉलोअर होते, सब तो इधर उधर से समर्थन मिल जाता है। अरविंद केजरीवाल जी वाल्मीकि के भी नेता हो सकते हैं
और मुस्लिम के भी हो सकते हैं, दलित के भी हो सकते हैं, बनिया के भी हो सकते हैं। उदित राज कभी बनिया का नेता नहीं हो सकता, कभी भी, चाहे जितना उन्हीं के लिए रात दिन करें, वो दलित नेता ही कहा जाएगा। तो भारत का ये जो सामाजिक परिवेश है, इसके ऊपर इसको सोचना पड़ेगा। आम लोग तो बैठ करके अपना कहेंगे अरे हमारे एमपी एमएलए नालायक हैं, इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा दे देंगे तो उनके घर पर कोई जाता नहीं, उनकी जिंदगी खराब हो जाती। कोई जाएगा? अच्छा मान लो इस्तीफा दे दिया तो दूसरा आ जाएगा, वो भी इस्तीफा दे दिया, तीसरा आ जाएगा, कोई कमी तो है नहीं लोगों। तो पूरा दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है जी। 70 साल में जितना आरक्षण और दलितों के बारे में कोई एमपी नहीं बोला, मैंने 5 साल में बोल दिया है। रिकॉर्ड है, मैं रख सकता हूँ रिकॉर्ड। और निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस कर दिया, किसी ने नहीं किया अभी तक। लेकिन कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जी। गर्दन कटेगी, गर्दन कटाने के लिए तैयार रहना चाहिए। और कटाने के लिए तैयार था तब भी, अब भी, आगे भी रहूंगा जी। तो उतना चाहिए। नहीं तो जैसा आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा नीति की, आप अगर आज बीजेपी में होते तो क्या इस नीति की तारीफ करते या वहां पर अरे रहकर भैया, भी इसका जब भी विरोध आप करते? इसके मतलब कि सुधीर जी, आप तो पत्रकारिता में है जी। 5 साल जितना बीजेपी का विरोध हमने किया, कांग्रेस का एमपी नहीं कर पाया। जी जी जी। इसका जवाब देने की जरूरत है मुझे। एक मेरे दोस्त रहे जो कहानी कहते हैं, और संसद में उनका जब नाम बुलाया जाता है, वो खड़े हों बोलने को, उसके पहले पूरा संसद हा 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 करने लगता है। हमें बहुत कष्ट होता है कि हम टेबल के नीचे घुस जाए, क्योंकि पूरे समाज के अंदर समाज पर परलक्षित होता है जी। यानी मुंह खोलने के पहले हाँ कर लेता है पूरा ठाका। बहुत तकलीफ होता है, बड़ा दर्द होता है। तो आप बीएसपी से भी कभी जुड़े रहे, कभी उसमें भी? नहीं, मैं बीएसपी में कभी नहीं रहा, ना कभी नहीं रहा। कभी नहीं रहे, बट सपोर्टर तो रहे हैं एक समय? नहीं, बीएसपी का सपोर्टर जरूर रहा है। 85 में जब स्टूडेंट था मैं, 85-86 में था, 96 में 96 में काशीराम जी से व्यक्तिगत तौर से 2-4 महीने के लिए मैं जुड़ा था, व्यक्तिगत तौर से जी। लेकिन तब तक मैं जान चुका था कि काशीराम जी की भी नहीं चलती। 96 में मायावती जी जिसको चाहती थी उसको रखती थी, और जब काशीराम जी से मिलना जुलना मेरा ज्यादा हुआ तो मायावती जी की नजर बहुत टेढ़ी हो गई थी। मुझे खबर कर दिया था ये जो गौतम और वेद राजन ने कि आप आना बंद कर दिए, नहीं किसी दिन आपका झगड़ा हो जाएगा। अच्छा। तो मैंने बंद कर दिया। व्यक्तिगत तौर से संबंध रहा है, मैं बैठता था उनके साथ में। मैं उस समय डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स था, राजनीति में जा भी नहीं सकता था, तो उस तरह से कभी कोई काम हम नहीं किया जी। उसके बाद फिर आपने आपकी खुद की पार्टी भी बनाई और फिर बीजेपी में आप गए और अब कांग्रेस में है। कहाँ रहकर आपको लगता है कि बेहतर आप काम कर पाए? जो अपनी पार्टी बनाई मैंने गलती किया जी। मुझे नहीं मालूम था कि इतना पैसे की जरूरत होती, जात पात इकट्ठा करना पड़ता, झूठ बोलना पड़ता। मैं तो 2 चीजों को लेकर के बनाया था, अनिवार्य शिक्षा, जात विहीन समाज। जी। इस पर कोई नहीं वोट डालने वाला है। बीजेपी में चले गया, बाबा साहब भी जिस कांग्रेस को पूरी जिंदगी गाली दी तो उसी कांग्रेस में गए। तो यहां जाकर के संसद में गया तो जी। अब इस बार तो 1 साल से ज्यादा हो गया, कोई बोलने वाला नहीं है। 5 साल तक कोई बोलने वाला, कम से कम 5 साल पहले कोई बोलने वाला तो था जी। तो उस प्लेटफॉर्म पर जाना क्या बुरी बात है। अच्छा, वो आपने कहा कि सपोर्टर, मैं सपोर्टर तो था ही नहीं कभी। ये हमारा उनका इकरारनामा था जी। हमने वोट पूरे देश से दिलवाया था, उन्होंने टिकट दिया था, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई किसी को परेशान नहीं था जी। 2 अप्रैल 2018 को भारत जब बंद हुआ तो उसकी अगुवाई हमने किया था। मायावती जी ने भी विरोध किया था, पासवान जी ने विरोध किया था। शाम तक उनकी भी भाषा बदल गई, लेकिन हमने उसका नेतृत्व किया था। और राष्ट्रीय संगठन महासचिव रामलाल जी का सुबह फोन किया कि आप क्या कर रहे हैं? कहा मैं नेतृत्व कर रहा हूँ जी। कहा ये आप पार्टी में रह के ऐसा कर रहे हैं? कहा
तो मैं मकसद से गया था। हम्म, अगर समाज के हित में है, कहीं भी जाना हो हम जाएंगे समाज के हित में। जी। तो अब क्या लगता है कि अब क्या स्थिति दिखती है आपको दलित राजनीति की? देखिए, दलित राजनीति का कोई भविष्य नहीं है जी। और उसके चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। हम्म, आप भागीदारी की बात करिए, जी। वो संभव है, क्योंकि दलित 16% से ज्यादा का नेता नहीं हो सकता है। हम्म, आदिवासी भी बहुत सोया हुआ है। नॉर्थ ईस्ट का आदिवासी क्या मतलब, वो आरक्षण का फायदा ले, वो डॉक्टर अम्बेडकर को जानता भी नहीं जी जी जी। और काफी हद तक आदिवासी क्रिश्चियनाइज्ड हो गए हैं। हम्म, तो जैसे झारखंड है या एमपी का एक हिस्सा है, छत्तीसगढ़ है, जी। वो चर्च तो हर संडे जाएंगे लेकिन हम्म, किसी आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, हम्म, आरक्षण बचाने में भाग नहीं लेंगे। जी। आपको क्या तो लगता है? भागीदारी, देखिए भागीदारी क्या है। हम्म, बाबा साहब ने कभी किसी परिप्रेक्ष्य में जरूर कह दिया है हम्म, कि सत्ता, राजनीतिक सत्ता से सारे कुंजी खुल जाते हैं। अब परिस्थितियां बदल गई। हम्म, अंबानी अकेले पूरे देश का चुनाव करा सकता है और हम हम्म, सब लोग बिक जाएंगे। जी। और ये वाकई। हो रहा है। हम्म, अभी ये 7वां राज्य है जहां पैसा लेकर के गिराई जा रही सरकारें। हम्म, 100 करोड़ दे दो। जी जी जी। पहले गुंडागर्दी से काबू कर लिया जाता था, पैसे से कर लिया जाता है। क्या उस समय ये चीजें दिखती थी? बिल्कुल बिल्कुल। एक बात। दूसरी हम्म, बात है हम्म, कि मुख्यमंत्री होकर के गिरफ्तार हो रहे हैं। हम्म, संस्थाओं को मिल करके सत्ता होता है। सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, सेना है, आर्मी है, हम्म, आपका गवर्नमेंट सिस्टम है, जी जी। जुडिशरी है। ये सब मिल करके आप मुख्यमंत्री बनकर और रह करके भी गिरफ्तार हो सकते हैं। हम्म, नहीं चलने देंगे। तो ये तो बताइए कि केवल एमपी या कोई एमपी, केवल एमपी एमएलए बना करके, इसलिए सभी संस्थाओं में भागीदारी की लड़ाई लड़ना चाहिए। जी 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 जी। न्यायपालिका में भागीदारी की लड़ाई लड़ना चाहिए। आपका वाइस चांसलर बनाने के लिए होना चाहिए, ठेका में भी होना चाहिए। ये तो रास्ता है प्रगति का। अब सत्ता में आ जाएंगे। अभी जो आरक्षण की स्थिति है आपको क्या लगता है या खत्म हो गया? आरक्षण लगभग खात्मे की तरफ है। मायावती ने एक शब्द नहीं बोले। सबसे ज्यादा आरक्षण कोविड के टाइम में खत्म हो रहा है। जी। आर्थिक पैकेज की घोषणा जब मोदी जी ने किया हम्म, तो मॉनेटरी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी में बड़ा परिवर्तन कर दिया कि कोल के खदानों को बेच देना और डिफेंस सेक्टर का निगमीकरण के बाद उसको बेचना ही होगा, आगे छोटा हो जाएगा तो बिक जाएगा। और पब्लिक सेक्टर एफडीआई बढ़ा दिया 74%। एयरपोर्ट बेचना, अब तो सब चीज बेच रहे हैं। ये प्रोफेसर कौशिक बसु है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वर्ल्ड बैंक का, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा जो 70 साल में सरकार ने कमाया वो मोदी जी बेच रहे हैं। बेचने का मकसद यही है कि SC ST OBC गायब हो जाए। और जिस दिन सर्विस में रिजर्वेशन समाप्त हुआ, शिक्षा में समाप्त हुआ, उस दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बहुत कमजोर हो जाएंगे, वो भी गायब हो जाएंगे। जो अभी लोग कहते हैं अगर हमारी वैकेंसी खाई जा रही उसके लिए लड़ाई लड़ो, जमीन का पट्टा का कब्जा नहीं मिल रहा उसकी लड़ाई लड़ो, ठेकेदार हमारे होने चाहिए, वाइस चांसलर हमारे होने चाहिए, हमारे भी चीफ सेक्रेटरी होना चाहिए। और इन चीजों ये चीजें, इन जो दिन प्रतिदिन की लड़ाई थी, चाहे सड़क की थी, चाहे गली की थी, चाहे विधानसभा लोकसभा का, उसका 30 साल से भूल गया है दलित, और उसी की वजह से आज ये सब हो रहा है। अभी भी ये सुश्री मायावती, ये जो वाम से BSP वाले हैं, अभी भी नशे में है। सब कुछ चला जा रहा है हमारे यहां से, और जो देने वाला उसी को गाली देते हैं। भावना बाबा साहब का अनादर किया। अरे भाई, जो कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट किया है उसका धन्यवाद तो करो।
2014 से मोदी जी कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट कर ही नहीं रहे, क्या कर ले रहे हो? 2014 से जो प्रोविजन है, कल्याणकारी प्रोविजन है SC ST OBC, वो इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों को बड़ा गर्व है इस बात का, अरे संविधान है बाबा साहब का, कोई क्या कर सकता है। अरे मूर्खों, संविधान रखा रह जाएगा, इंप्लीमेंट नहीं होगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने, जो बीजेपी के MP, उन्होंने बल्कि कह भी दिया था कि हम आरक्षण को इस मोड़ पर ला करके छोड़ देंगे कि न रहने के बराबर रह जाएगा ये। उसके बाद में ये समाज जो मूर्खों का समाज है, अरे हमारा संविधान है। आज संविधान का क्या कोई देख रहा है? अयोध्या में जिस तरह से सरकार का स्कीम हो, सरकार स्पॉन्सर कर रही, ट्रस्ट सरकार बना रही। सरकार का धर्म नहीं होता, लेकिन इस सरकार का पूरा धर्म है। क्या कर लिए? ये संविधान विरोधी काम है, क्या कर सकते? सब चुप है, हम भी चुप है, सभी चुप है। जी 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 जी। तो सोचना चाहिए। ये न्यायपालिका में जाओगे, उल्टा ही लटका देंगे। आपका मामला सही होगा तो आप ही के ऊपर कोई पेनाल्टी लगा देंगे। ये जैसे अभी स्पीकर का जो पावर होती है विधानसभा का, जब तक कि MLA के खिलाफ कोई एक्शन न ले, हाई कोर्ट उसमें इंटरवीन नहीं कर सकता। हाई कोर्ट इंटरवीन किया राजस्थान में। जी जी। जो चीफ मिनिस्टर का पावर हो, वो गवर्नर ने रोक लिया। सरकार बनाने का भी कोई फायदा नहीं हो रहा। यानी उनको तो मतलब डर करके पिटीशन विड्रॉ करना पड़ा, क्यों ना नुकसान हो जाए। जी जी। तो ये इन चीजों को परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। लेकिन रटी रटाई बातें, ऊपर का पहले का नॉलेज कहीं सुनी, उसी पर लोग अब घूम घाम रहे हैं, नाच रहे हैं। संविधान है हमारा, संविधान है हमारा। जी जी जी। क्या कर लेगा कोई? चलिए, निश्चित रूप से हम जमीन खिसक गई है। हाँ, आंदोलन की स्थितियां भी बहुत ज्यादा हद तक के अब बनी नहीं रह गई, क्योंकि अब तो बीमारी के बहाने से लोग बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कौन सा रास्ता दिखाई देता है आपको? ये दलितों के अंदर बहुत ज्यादा उपजातिवाद हुआ। जब सोए हुए थे तो इकट्ठा करना आसान था, चाहे खटिक, पासी, चमार, धोबी, महा, मातंग। और जब से जागृति हुई तो पहले एकता की भावना आई, उसके बाद में जब देखा सबका समायोजन नहीं हो रहा, तो जात पात, हर जात के लोग, हर जाति में अपना अपना नेता खड़े हो गए, पार्टियां खड़ी हो गई। और ये बात है, BSP ने सबको नहीं समायोजित किया, सपा ने सबको नहीं समायोजित किया। इस देश की अभी फिर से पूरे देश की राजनीति बदलने वाली थी। सपा से जिस तरह से मायावती ने अलायंस तोड़ दिया, नहीं फिर SC ST और बैकवर्ड का जो अलायंस बना था, भले लोकसभा में डाउन थे, लेकिन वो पूरे देश के अंदर बदलाव। तो सबसे ज्यादा क्षति तो हमारे लोग कर रहे हैं और उन्हीं को नेता मानते हैं लोग। मायावती को किसी भी तरह से अलायंस नहीं तोड़ना चाहिए था जी। इतना ज्यादा मोरल बूस्ट हुआ था पूरे देश के अंदर, इतना ज्यादा कि अब तो पूरा देश ले लेंगे सपा बसपा मिलकर। चलिए, हम समझते हैं कि शायद आगे की स्थितियां कुछ बदलें, कुछ समझ आए, कुछ और लोगों को समझ आए, कुछ हम समझे। जो इस हालात कहते हैं ना कि जब तक के बीतती नहीं है और बुरी तरह से स्थितियां खराब नहीं होती, यानी कि क्योंकि एक उदाहरण भी दिया जाता है कि जब तक जर्मनी पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो गया, तब तक वहां के लोगों को भी अक्ल नहीं आई थी। हो सकता है कुछ ऐसा ही भारत के साथ होना हो। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू।